अनलीश योर इम्यूनिटी के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें क्विक रिकैप कर लें जो हमने पहले पढ़ाया था। ह्यूमन एनाटॉमी में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम नर्वस सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स भी आते हैं। इसमें जो ब्रेन इज ए सुपर कंप्यूटर। ये एक तरह से हमारे कंट्रोल रूम है, ये हमारे कंट्रोल रूम ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का है। ये सेंसरी ऑर्गन्स जितने हैं एक तरह से उनका भी कंट्रोल रूम है, सारा कंट्रोल करता है। ये हमारे व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, जो भी अंदर और बाहर मैटर है उसके बारे में भी कंट्रोल करता है। हमारे एक तरह से ये समझ लीजिए हमारी कोई भी एक्टिविटी बिना परमिशन के नहीं हो सकती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसका था जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में एक तरह से क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो हमारे हेड रीजन को सारा कंट्रोल करती हैं। और दूसरा 31 स्पाइनल नर्व्स हैं जो हमारे बैक को या स्पाइन को पूरा कंट्रोल करते हैं, यानी अपर स्पाइन से लेके लोअर स्पाइन तक सारी हमारी पूरी बॉडी के नर्व को कंट्रोल करती हैं। एक तरह से इसमें स्पाइन में एक बंडल ऑफ नर्व है जिसे हम रस्सी कह सकते हैं। इसमें ब्रेन रस्सी है जो ऊपर से सर्वाइकल की तरफ से, मतलब ऊपर से ब्रेन स्टेम से शुरू होती है और नीचे लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन तक जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर ये है ब्रेन में जो एक बिग ब्रेन है जो सेरेब्रम है और एक स्मॉल ब्रेन है जो सेरेबलम है। तो बिग ब्रेन में नॉर्मली पीड़ा हो, दर्द हो, चिंतन हो, मनन हो, इनके बारे में सारे डिसीजन जो होते हैं ये अपर ब्रेन या बिग ब्रेन लेता है। इसके अलावा अगर चलने का, फिरने का या मूवमेंट वगैरह कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ये इसके लिए स्मॉल ब्रेन सेरेबलम इधर होता है, वो लेता है, डिसीजन लेता है। इसके बाद में हमने पढ़ाया था आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी बताया था। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग स्थानों पे जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड में मिलते रहते हैं। इसमें जो हमारे बहुत सारे पार्ट हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, उसमें है पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये एक तरह से आज्ञा चक्र के पीछे की ओर है जो हमारे बोन्स को और मसल्स को जितनी ग्रोथ होनी है, उनकी स्ट्रेंथ आनी है, वो सारा पिट्यूटरी नर्व कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी नर्व और जो हमारे जितने ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा हमने बताया था थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाता है। अक्सर जो बच्चे कमजोर हो जाते हैं या बौने रहते हैं या मंदबुद्धि बन जाते हैं या ज्यादा मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, इसका कारण थायराइड ग्लैंड ही होता है जो गले में होती है। गले में इधर लोअर पार्ट ऑफ द नेक में होता है। तीसरा है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड जो है ये थायराइड के पीछे की ओर होता है। ये आमतौर पे ब्लड कैल्शियम जो है लेवल इंक्रीज करता है और ये साथ साथ ही होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स भी नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है, लेकिन पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे उसको असिस्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को असिस्ट करता है, उसको असिस्ट करता है। उसके बाद ये जो है ये नॉर्मली ये पढ़ाई लिखाई करना या सुबह उठ के याद रखना या कोई भी चीज याद रखना, ये काम उस पीनियल ग्लैंड ही करता है। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड नॉर्मली चेस्ट में होता है और ये 12-13 साल तक ही एक्टिव रहता है और ये तब तक बॉडी को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाता है और ये आमतौर पे पाचन क्रिया को भी स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है थैलेमस ग्लैंड। थैलेमस ग्लैंड जो है चेस्ट में होता है, थैलेमस ग्लैंड चेस्ट में होता है और ये थैलेमस जो है रिले सेंटर का भी काम करता है। इसमें क्या कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने का काम ये थैलेमस करता है और थैलेमस में नॉर्मली चेतना, संवेदना से संबंधित जितने भी चीजें हैं ये थैलेमस ग्लैंड करता है। उसके बाद एक आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है ये 24/7 काम करता है और ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को
ये पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है, हंगर, थर्स्ट, हीट, कोल्ड, ये सब चीजों में ये करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड एक और है जिसे हम एडिनल ग्लैंड कहते हैं। ये एडिनल ग्लैंड आमतौर पर ये दोनों किडनी के जस्ट ऊपर होता है, पीछे की साइड किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। यानी कोई सडन डिसीजन कोई हो जाए, आप गिर जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, या कोई अचानक कोई अगर कुछ हो रहा है आपके साथ, इंसिडेंट कोई हो रहा है, उसको बैलेंस करने का काम एडिनल ग्लैंड करता है। क्योंकि ये समय आने पर बीपी बढ़ा भी देता है, बीपी घटा भी देता है। ये कई बार अचानक कुछ हो जाए तो फेस में रेड होना, और पूरी बॉडी में इसका असर होता है। यानी इट टेक्स डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन, और बॉडी में उसको वो करता है, बॉडी में फेस करते हैं। उससे पता चलता है कि डिसीजन जो है हमने क्या क्या एक्शन तुरंत लिए ताकि बॉडी नॉर्मलाइज हो सके, बीपी बढ़ाना, बीपी घटाना, सारा हो जाता है उसमें। अब आए हम जाने जो आज का है एक्सक्रीटरी सिस्टम जाने, यानी उत्सर्जी तंत्र जाने, जिसे विसर्जन तंत्र भी कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे शरीर में वेस्ट निकलने के करीब 6 रास्ते हैं, 6 तरह से हमारी बॉडी से वेस्टेज निकलता है। एक्चुअली क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसे बाहर निकालना है। तो हमारे पहला तरीका यह है कि जब हम लोग सांस ऑक्सीजन लेते हैं और हम जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी पहला काम CO2 या कार्बोनेटेड एयर को बाहर निकालना, ये हमारा पहला तरीका है। यानी वो भी जिसे हम खराब वायु कहते हैं, वो वायु बाहर निकलती है हमारी सांस में। दूसरा है हम लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी इंटेस्टाइन से हम लोग मल को बाहर निकालते हैं, यानी वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा बाहर निकलता है। तीसरा हमारा सिस्टम जो है ये एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और जो सांस लेने का जो हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। तीसरा है हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, स्वेटिंग बाहर निकलती है, और ये भी एक रेगुलर एक्सरसाइज है, ये भी हमारा एक तरह से कचरा बाहर निकलता है। इसको निकलने से ये इवेपोरेशन हो जाता है, और इवेपोरेशन से बॉडी में ठंडक रहती है और हमारी बॉडी की गर्मी निकल जाती है। उसके बाद एक और चौथा नंबर था, मूत्र से करते हैं, पेशाब से करते हैं, यूरिन से करते हैं। ये भी सारे वेस्टेज या टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकालता है। पांचवा तरीका, एक बार कभी कभी हमें उल्टी आ जाती है, उल्टी में भी हमारी गंदगी, शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और उससे काफी हमको राहत मिल जाती है। और छठा और एक इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है योग में यूज करते हैं, उसे कुंजल क्रिया कहते हैं। इस कुंजल क्रिया से हम लोग पानी, लूक वार्म वाटर पीते हैं, 4-5 ग्लास हमने पी लिया, उसके बाद हम उसको उल्टी करके बाहर निकालते हैं। उससे सिस्टम ये होता है कि हमारे जो फूड पाइप है, अन्न नली से भी सफाई हो जाती है और काफी साफ हो जाता है उससे। ये आमतौर पे 6 तरीके हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं उसको। यूरिनरी सिस्टम में ये बॉडी के फ्लूइड्स को रेगुलेट करता है, जितने भी फ्लूइड्स है हमारे उनको रेगुलेट करता है, और किडनी इसमें एक महत्वपूर्ण अंग है। किडनी जो है मेन काम करती है, पेशाब बनाती है, पेशाब कलेक्ट करती है, पेशाब को बाहर फेंकती है। किडनी में जो एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में होगा या वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होंगे ब्लड में, वो सारे बाहर निकालती है, और जितने मतलब यूरिन के माध्यम से निकालती है। यूरिन जो है बाहर निकलने से पहले यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहां से एक्सक्रीट होता है ये थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट होता है। उसके बाद ये किडनी कैसे रिमूव करती है पानी को? किडनी में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स का मतलब होती है छलनियां, छानते हैं जिसमें होती हैं, जो ब्लड को फिल्टर करती है। एक तरह से ये देखा जाए किडनी बिगेस्ट हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन प्लांट है। इसको जब निकलता है, यूरिन में निकलता है, 95% वाटर होता है। उसके बाद उसमें पोटेशियम है, उसमें सोडियम है, उसमें ग्लूकोज है, उसमें बाइकार्बोनेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, यूरिक एसिड्स हैं, और बहुत सारे और वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं हमारे उसमें। हमें पानी की जरूरत क्यों है, पानी क्यों पीना चाहिए? देखिए हमारी बॉडी में 70% वाटर है, और इसमें हमारे वाटर है, तो उसमें हमारा जो कुछ शरीर के कुछ अंग में ज्यादा वाटर है, किसके कम वाटर है। तो हमारे जो शरीर में ग्रे मैटर जो हमारा ब्रेन में होता है, उसमें 85% वाटर होता है, और जो कम होता है, फैट सेल होते हैं, इनमें कम होता है वाटर, केवल 15% होता है। नॉर्मली एक आदमी को 1.5 से 3.5 लीटर तक पानी पीना पड़ता है पर डे,
क्योंकि ये पानी हमें फूड से भी मिलता है या कुछ और ड्रिंक्स हम लेंगे उनसे भी मिलता है हमको, और ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि पहली बात हमारे स्वेट से, हमारे पसीने से बहुत सारा पानी बाहर निकलता है, जैसे मैं बता चुका हूं कि वो हमारा हीट भी बाहर ले जाता है, बॉडी ठंडी रहती है इस वजह से। यानी 40% ऑफ हमारा 40% जो है हमारे बॉडी का ये पानी केवल स्वेट से निकलता है, और बाकी 60% हमारा जो वो निकलता है, पानी निकलता है, वो हमारे यूरिन के थ्रू निकलता है, मतलब उससे वेस्टेज निकलते हैं, अंदर की बॉडी की सफाई करते हुए ये बाहर निकालता है, वो करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर का काम है, और 60% कचरा आमतौर पे उससे निकल जाता है। अब किडनी, हम जाने किडनी क्या है, किडनी है तो 150 ग्राम की होती है, और ये केवल मुट्ठी के बराबर होती है, और किडनी का मेन जो काम है, मेन जस्ट ये है कि वो हमारी किडनी पीछे की तरफ होती है, जस्ट वो रिब्स के पास होती है, और स्पाइन के दोनों तरफ होती है, ये काम फिल्ट्रेशन करती है, और ये वेस्टेज को रिमूव करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बीपी को रेगुलेट करती है, और नंबर 3, ये एसिड अल्कली का बैलेंस बना के रखती है, नंबर 4, ये विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन करती है, और यूरिन की फॉर्मेशन करना, उसे बाहर निकालना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ये सारा काम किडनी का होता है। इसके अलावा कई बार आप देखा होगा, बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल तक के बच्चे, आमतौर पर बिस्तर में पेशाब वगैरह कर देते हैं। होता क्या है, हमारी बॉडी में जब भी यूरिनरी ब्लैडर भरता है तो उसकी खबर हमें, उसकी जो हमारे ब्रेन में पहुंचती है, उसकी सेरेब्रम में पहुंचती है उसकी खबर, और सेरेब्रम आगे से हुक्म देता है ब्लैडर खोलने के लिए। तो इसमें से सिस्टम में क्या है, ये सिस्टम में यानी वो एहसास हमें कराता है, अगर हम सो भी रहे हों, अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर गया है तो ये हमें सेरेब्रम हमारे एहसास कराएगा कि अब पेशाब जाने की जरूरत है। पर बच्चों में ये एहसास नहीं हो पाता, क्योंकि वो गहरी नींद में सोते हैं, उस वजह से वो उनको ऑर्डर न मिलने पर भी उनका यूरिन जो है खुल जाता है, यानी पास हो जाता है, बिस्तर में हो जाता है। इसका एक कारण ये है। आइए जाने दूसरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा, जहां पर जनांगों को मिलाकर बना है। इसमें मेन काम इसका जो है वह है प्रोक्रिएशन, यानी मेल फीमेल में अलग अलग अंग होते हैं, यानी एक्सटर्नल अगर हम देखा जाए, सेक्स ऑर्गन देखे जाए, तो मेल में पेनिस है एक, और टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं नॉर्मली। फीमेल में वजाइना होता है, प्लस एक एसोसिएटेड ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं ब्रेस्ट में हो जाते हैं। तो मेल में टेस्टिस से स्पर्म सेल निकलते हैं, बनते हैं, और वो हार्मोन जो है, इनके लिए एक मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन्स होता है, जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, जो हमारे मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। और इस वजह से कई बार देखा होगा दाढ़ी मूछ वगैरह भी आती है इसी के टेस्टोस्टेरोन के उससे ही आती है, ग्लैंड से आती है। यहाँ पर चलिए, कई बार बच्चों को भी अगर वो हो रहा है, ग्रोथ जो हो रही है बच्चों की, ग्रोथ में ये फास्ट ग्रोथ करता है, या बच्चों से युवा बनते हैं, उस स्टेज में भी ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस देता है, और ये काफी होता है। तो अगर हम लोग उसकी प्रोक्रिएशन की बात करें, तो एक बार प्रोक्रिएशन में, यानी एक बार संभोग होने पर ये कम से कम 20 से 60 करोड़ के शुक्राणु निकालता है। इसके अलावा हम देखें कि इसमें इंटरनल सेक्स ऑर्गन में देखा जाए तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में ओवरी होती है, ओवरी है, उसके बाद यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ये सारे जो है इंटरनल ऑर्गन है फीमेल के। फीमेल में ओवरी जो है नॉर्मली एक आलमंड जैसे या बादाम जैसे होती है, और ये जो है ओवम प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, और ये ओवम प्रोड्यूस करते हैं। ओवरी पेयर्स में होती है, जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं, उसी तरह फीमेल में भी ओवरी होती है, और ये हार्मोन सीक्रेट करती है, यानी फैलोपियन ट्यूब्स भी हैं इसमें। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल बॉडी में एक पीरियड्स आते हैं, जिसे मंथली पीरियड्स कहते हैं। ये मंथली नॉर्मली 3 से 4 दिन तक चलते हैं, इसमें ब्लीडिंग होती है, इट इज कंप्लीट वुमेनहुड जो बोलते हैं वो उस पर होता है, यानी ये सारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टार्ट होता है नॉर्मली 14+4 में स्टार्ट होता है ये एज में, ये, और ये नॉर्मली
एक स्टेज में आके जो बंद हो जाता है ये पीरियड्स, इसे हम मेनोपॉज स्टॉप कहते हैं। यानी ये 45+5 एज में ये स्टॉप हो जाती है मेनोपॉज में। उसके बाद कई और समस्याएं पैदा होती हैं इसकी वजह से। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड एज में वुमेन में एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, उसकी कमी हो जाती है। ये नॉर्मली मेनोपॉज के बाद अब देखा गया कि एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। उसकी कमी होने से यूट्रस और ओवरी सिकुड़ने से लगती हैं। इस वजह से कई बार और प्रॉब्लम होती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, हॉट फ्लैशेस वगैरह हो जाते हैं, वजाइनल वॉल पतली हो जाती है, थिक हो जाती है। इसके लिए जो है ये जो समस्याएं, कई समस्याएं आती हैं पोस्ट मेनोपॉज में समस्याएं आती हैं। आपके कई बार नेचर चेंज होता है, आपके काफी शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, आपके स्वभाव में परिवर्तन सा आने लगता है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, और एक्सेप्ट करने के बाद ही हम आगे कार्य कर सकते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, ये एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। इसमें है बताने का बहुत, लेकिन हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा मोटा हम ये जान लेंगे तो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी फायदा होगा और हम आगे चल पाएंगे समस्या के लिए। तो आज के लिए इस टॉपिक पर इतना ही, पर अगली बार हम लोग शुरू करेंगे जिसे हम कहते हैं मेरिडियंस। मेरिडियंस आर एनर्जी पाथवेज। एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे फ्लो हो रही है, कैसे आ रही है, कैसे फ्लो हो रही है, कैसे बाहर जा रही है। इस एनर्जी के पाथों में कुछ भी समस्या आने पर रोग एंटर करते हैं, और उन रोगों को सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंस ऑफ एनर्जी करना है। ये हमारा काम है। एक्यूप्रेशर में हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं, और उस बैलेंस करने से रोग कम हो जाते हैं। तो इस सिस्टम में एक बात और है कि इसमें एक तो हमारी बॉडी में पूरे मेरिडियन होते हैं, एनर्जी पाथवेज। दूसरा हम लोग सुजोक कहते हैं, सुजोक में हम केवल हाथों में, पाम में और फुट में ही पॉइंट्स लगाते हैं। तो पॉइंट्स लगाने के 2 तरीके हैं, मीडियम पूरी बॉडी में भी लगा सकते हैं और हाथ में भी लगा सकते हैं। वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सीरीज शुरू कर रहे हैं, एक एक मेरिडियन लेते जाएंगे और उसमें जितनी भी समस्याएं आती हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। आज तक मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक लेकर अगली बार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।